फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राजपूत मुगल संबंध की हम बात करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने दोस्तों राजपूत और मराठों के जो संबंध है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी किए। और दोस्तों इसमें हमने राजमहल का युद्ध, पाटन का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, इन तुंगा का युद्ध, इन सभी युद्धों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी कर लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों राजपूत मुगल संबंध। देखिए कि स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राजपूत मुगल संबंधों की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो राजपूत और मुगलों के मध्य जो संबंध है राजस्थान के शासकों का, इसमें अधिकांश दोस्तों वैवाहिक संबंध को माना जाता है। ठीक है, यानी कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से ही राजपूत और मुगलों के मध्य जैसे आमेर रियासत और मुगलों के संबंध वैवाहिक संबंध स्थापित हुए सबसे पहले। ठीक है, और अनेक रियासत ने दोस्तों इसका विरोध भी किया, जैसे मेवाड़ रियासत है और मारवाड़ रियासत है। ठीक है, उन्होंने उसके मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। लेकिन दोस्तों एंड यानी कि अंतिम में जब मेवाड़ रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिएगा, वैवाहिक संबंध की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो राजपूत राजाओं ने अपने राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए वैवाहिक संबंध एक कूटनीति के रूप में अपनाया। यानी कि जो राजपूत जो राजा थे, उन्होंने अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मुगलों के साथ एक तो राजनीतिक और एक सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, जैसे जो भगवान दास भारमल है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई के साथ अकबर के साथ विवाह किया। ठीक है, वैसे इस संबंध को स्थापित करने के लिए यानी कि राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो राजपूत राजा है उन्होंने वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने 1517 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजित किया। उससे पहले ही वैवाहिक कूटनीति आरंभ हो चुकी थी, किंतु इस नागौर दरबार के पश्चात वैवाहिक संबंध व्यापक स्तर पर आगे बढ़े। कहने का मतलब हो गया कि जो अकबर ने जो 1517 में एक नागौर दरबार का आयोजन किया था, उसका मुख्य पर्पज ये था कि राजस्थान की अनेक रियासतों के राजाओं को अपने अधीन करना या अपने अधीनता स्वीकार करवाना और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो ये 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन हुआ और ये एक वैवाहिक कूटनीति आरंभ हो चुकी थी इससे पहले ही। ठीक है, किंतु इस नागौर दरबार के पश्चात वैवाहिक संबंध व्यापक स्तर पर आगे बढ़े। इस वैवाहिक संबंध में दोनों ही साम्राज्य के काफ़ी घनिष्ठता को बढ़ावा मिला। यानी दोनों ही साम्राज्य यानी कि जो राजस्थान और दिल्ली यानी कि मुगलों के मध्य काफ़ी घनिष्ठता बढ़ी। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर भारत के समस्त रियासतों को जीतना चाहता था, लेकिन राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया और ऐसा करना आवश्यक था। ठीक है, यानी कि जो अकबर था, अकबर ने राजस्थान की सभी रियासतों को जीतना चाहता था, इसलिए उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और नागौर दरबार का आयोजन करवाया। लेकिन राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, यानी कि राजस्थान के जो राजा थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो वैवाहिक संबंध को सबसे पहला जो विवाह था दोस्तों, वो आमेर के कछवाहा राजवंश के शासक भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई, देखिएगा हरकाबाई को एक अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, मरियम उजमानी और जोधाबाई। देखिए दोस्तों, ये नाम है कि जोधाबाई एक उपाधि है। ठीक है, अब तक इस शब्द को लेकर दोस्तों कन्फ्यूज में है, तो आपको इसको याद रखना है। यानी कि हरकाबाई और मरियम उस्मानी और जोधाबाई यानी कि जो भारमल की पुत्री थी, उसने सबसे पहले विवाह किया अकबर के साथ। ये राजस्थान का सबसे पहला विवाह था। ठीक है, और 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के साथ किया गया था। यानी कि जोधाबाई या मरियम उस्मानी हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में
अकबर के साथ हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अंतिम जो विवाह था दोस्तों राजस्थान का मुगलों के साथ, वो फ़र्रुखशेर के साथ किया गया था। और वो फ़र्रुखशेर के साथ किसने किया था, यानी कि जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह ने ही अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों अंतिम रूप से मुगल सम्राट फ़र्रुखशेर के साथ किया था, ठीक है। और अजीत सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अनेक रियासतों ने मुगलों का विरोध तो किया, लेकिन अंतिम रूप से जाकर उन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जैसे मेवाड़ रियासत, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं वतन जागीर या राज तिलक प्रथा क्या होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान के राजपूत राजाओं को मुगल सम्राटों ने वतन जागीर प्रदान की। इसके द्वारा राजपूत राजे मुगलों के हितैषी बन गए थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि इससे वतन जागीर और राज तिलक की प्रथा से जो अनेक राजा थे वो राजपूत राज्य से मुगलों के हितैषी बन गए थे, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। सॉरी, देखिएगा, ऐसी जागीर जो राजपूत राजाओं को आनुवंशिक रूप से प्रदान की जाती थी, यह जागीर राजपूत राजाओं के उन्हीं के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। जो जागीर होती थी दोस्तों, ये आनुवंशिक रूप से प्रदान की जाती थी और उन्हीं, यानी कि जो उन्हीं राजपूत राजाओं के क्षेत्र में ये प्रदान की जाती थी मुगलों के द्वारा। तो ये जागीर हुआ करती थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने राजपूत राजाओं के साथ क्या मुस्लिम सैनिकों एवं सरदारों को भी जागीर प्रदान करना आरंभ किया, जिन्हें क्या कहा गया है दोस्तों, ये अलमत जागीर कहा गया है। क्या कहा है इसको, अलमत जागीर। अलमत जागीर क्या होती है, यानी कि मुस्लिम सेनाओं और जो सरदार थे और राजपूत राजा थे उनको जागीर प्रदान करना प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो उसको अलमत जागीर कहा गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अलमत जागीर, यानी कि जागीर शब्द आ रहा है तो अलमत जागीर सैनिकों को, यानी मुस्लिम सैनिकों को, राजपूत राजाओं को और जो सरदार होते थे उनको ये प्रदान की जाती थी, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो उसको अल तमगा जागीर क्या कहा गया, अल तमगा जागीर कहा गया। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल तमगा जागीर क्या होती है, यानी कि राजपूत राजाओं, मुस्लिम सैनिकों और सरदारों को जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई जागीर, ठीक है। तो उसको अल तमगा जागीर कहा गया है, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करें। देखिएगा, सभी राजपूत राजाओं का जब मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तब मुगल सम्राट स्वयं राज्याभिषेक के समय उनका राज तिलक करते थे। यानी कि नागौर दरबार के बाद में सभी राजपूत रियासतों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। तब मुगल सम्राट जो भी हुआ करता था वो राजाओं, यानी कि राजपूत राजाओं का राज तिलक करते थे, या हम यूँ कहें राज्याभिषेक के समय उनका राज तिलक मुगल सम्राटों के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। देखिएगा, किंतु अकबर के पश्चात इस प्रथा को काफ़ी परिवर्तन हुआ। यानी कि अकबर के पश्चात फिर कौन आया, अकबर के पश्चात जहांगीर के पश्चात शाहजहाँ के पश्चात जो औरंगजेब आया, यानी कि इनके यानी अकबर के पश्चात इस प्रथा, कौन सी प्रथा, जो राज तिलक प्रथा थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। इसमें स्वयं मुगल सम्राटों ने राजपूत राजाओं का राजपूत राज तिलक स्वयं नहीं किया और अपने प्रधानमंत्री से राज तिलक करवाते थे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, फिर अकबर के पश्चात तो राज तिलक हुआ करता था राजपूत राजाओं का, और वो राजपूत राजा के अलावा जो सम्राट, यानी कि मुगल सम्राट नहीं करता था, और उस राजपूत राजा का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वो राज तिलक करता था, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं राजपूत मनसबदार और अकबर के से औरंगजेब तक, यानी कि जो मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है, वो उसकी बात अगर करें तो औरंगजेब से लेकर अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासकों की जो मनसबदारी प्रथा है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे अकबर है, अकबर के पश्चात जहांगीर है, जहांगीर के पश्चात शाहजहाँ, शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब है, ठीक है। यहाँ तक की हम बात करते हैं। देखिएगा, मनसबदार का अर्थ होता क्या, सबसे पहले इसको समझिएगा। मनसबदारी प्रथा क्या होती है, एक ऐसा पद, देखिए दोस्तों, ये मनसबदारी प्रथा होती है, एक रैंक होती है, यानी कि पद की एक रैंक होती है, यानी कि जिसकी जितनी एक रैंक होगी
ऊंची रैंक होगी उसकी मनसबदारी प्रथा ही उतनी ही होगी। ठीक है, देखिएगा, ऐसा पद जिसके ग्रहण करने वाला अधिकारी अथवा व्यक्ति सैनिक सेवा और सिविल सेवा प्रदान करने के लिए मुगल साम्राज्य हेतु तत्पर रहता है उसको मनसबदारी प्रथा दी जाती है। जैसे हम बात करें कि राजपूत राजाओं ने अकबर के समय यानी कि अकबर के समय 18% मनसबदारी प्रथा प्राप्त थी। ठीक है, और जहांगीर के समय दोस्तों यह घटकर दोस्तों 10% हो गई। फिर हम बात करें शाहजहाँ के समय 24% हो गई, और फिर इसके बाद में औरंगजेब के समय दोस्तों यह प्रथा 33% हो गई। यानी कि मनसबदारी प्रथा औरंगजेब के समय बहुत ही ज़्यादा हो थी, यानी कि मनसबदारी प्रथा दी जाती थी, यानी मनसबदार प्रथा थी कब? औरंगजेब के समय। देखिएगा, इसको समझिएगा, यानी कि अकबर ने 10% मनसबदारी, 18% औरंगजेब, जहांगीर ने 10%, शाहजहाँ ने 24% और जहांगीर ने 33% मनसबदारी प्रथा प्रदान की, यानी कि ये सर्वाधिक। तो इसको याद रखिएगा, इस डेटा को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात अगर करें दोस्तों, आमेर के राजा मानसिंह को अकबर ने सबसे बड़ा मनसबदार यानी कि 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका था? यानी कि मानसिंह का। ठीक है, ये याद रखिए, 7,000 का मनसबदार था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें, देखिएगा, सभी राजपूत राजाओं ने में सबसे बड़ा मनसब मानसिंह का था, यानी 7,000 सैनिक का। लेकिन मारवाड़ के जो जसवंत सिंह थे, यानी कि जसवंत सिंह मारवाड़ के थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु जमरूद के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि औरंगजेब ने इसको 6,000 मनसब प्रदान किया था। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे जो मारवाड़ और मुगलों के मध्य जो संबंध था, रिलेशनशिप थी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिएगा, ये हो गई, यानी कि पहला स्थान किसका था? यानी कि 7,000 मनसबदार किसको दिया गया था? यानी कि जो मानसिंह था उसको, और फिर 6,000 किसको? जसवंत सिंह को, यानी कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को 6,000 का। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, आमेर सूबा और देबारी समझौता क्या था? ठीक है, उसको समझिएगा। यानी देखिए, वो आमेर सूबा और देबारी समझौता था, यानी कि 1707 में देबारी समझौता होता है। यानी कि मुगलों की जो अधीनता, और हम यूँ कह सकते हैं मुगलों की प्रतिष्ठा को रोकने के लिए, यानी कि जो उदयपुर देबारी के अंदर एक समझौता होता है, किन किन रियासतों के मध्य होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, औरंगजेब की कट्टर नीतियों को रोकने के लिए, यानी कि जो औरंगजेब था बहुत कट्टरवादी था दोस्तों, इसकी नीतियों को रोकने के लिए दोस्तों आमेर, मेवाड़ और मारवाड़, यानी कि ये 3 रियासतें थी। यानी कि आमेर की रियासत से तो दोस्तों जयसिंह यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय, मेवाड़ रियासत दोस्तों अमर सिंह द्वितीय, और मारवाड़ रियासत अजीत सिंह ने इस देबारी समझौता में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस समझौते में बताया गया है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि औरंगजेब की कट्टरता यानी कि जो कट्टरवादी नीति थी उसको रोकने के लिए ये समझौता किया गया था 1707 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इस समझौते के अंदर यानी कि इस देबारी समझौते में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आमेर यानी कि जयपुर रियासत से दोस्त सवाई जयसिंह द्वितीय, और मेवाड़ रियासत से अमर सिंह, और मारवाड़ रियासत से अजीत सिंह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। और ये कब होता है दोस्तों? ये 1707 ईस्वी में समझौता होता है, देबारी समझौता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीनों ने मिलकर औरंगजेब की जो नीतियों का विरोध किया। इसके अलावा दोस्तों अजमेर सूबा में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि जो अजमेर था उसको अजमेर सूबा में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अनेक रियासतों के साथ मुगल शासकों के साथ जो रिलेशनशिप है यानी कि संबंध, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आमेर राज्य है, ठीक है, कछवा वंश है, उसकी हम बात करते हैं कि उनका कैसा संबंध था। देखिएगा, कैसा संबंध था? वैवाहिक संबंधों की हम बात करते तो आमेर रियासत ही सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और सबसे पहले जो भारमल है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई के साथ उसका विवाह किया। फिर जो भगवान दास ने अपनी पुत्री जो मानबाई है यानी कि मानबाई का विवाह यानी कि अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की आमेर रियासत सबसे पहली रियासत थी जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसकी अपनी पुत्री हरकाबाई, मरियम उज़ ज़मानी और जैसे आपको बताया था जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। इसके बाद दोस्तों भारमल ने अपनी पुत्री
देखिएगा, भारमल ने अपने पुत्र यानी कि कौन, जसवंत सिंह, और पौत्र यानी कि उसका पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में क्या किया था, भेजा था। ठीक है। मान सिंह ने अपनी बहन यानी कि अपने पिताजी यानी कि अपनी भगवंत दास उनके पिताजी थे। ठीक है। तो भगवंत दास की पुत्री मानबाई, या हम यूँ कह सकते हैं मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह जो अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ ये किया जा सॉरी हाँ जहांगीर के साथ किया जाता है, यानी कि सलीम के साथ किया जाता है। ठीक है। मान सिंह के अंतिम समय में उनके राजनीतिक संबंध जहांगीर के साथ शत्रुतापूर्ण हो गए, यानी कि जो मान सिंह का जो अंतिम समय था दोस्तों, उस समय जो जहांगीर और जो मान सिंह है उनके मध्य जो संबंध थे वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं। ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं तब जहांगीर ने मान सिंह के पुत्र यानी कि जो संबंध जब बिगड़ते तो जहांगीर ने अपने मान सिंह के जो पुत्र है भाव सिंह, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के पुत्र कौन होते हैं, भाव सिंह, यानी कि भाव सिंह को उसकी इच्छा के विरुद्ध आमेर का राजा बना दिया जाता है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यानी कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने जो मिर्जा राजा जयसिंह थे दोस्तों आमेर के, उसको राजनीतिक अस्त्र के रूप में क्या लिया, प्रयोग लिया। कैसे लेते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, औरंगजेब ने सबसे पहले ही शाहजहाँ ने यानी औरंगजेब से पहले ही शाहजहाँ ने जयसिंह को दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, और औरंगजेब ने ही जयसिंह को सवाई की उपाधि दी जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को कौन देता है, यानी कि शाहजहाँ, और सवाई की उपाधि कौन देता है, औरंगजेब। याद रखिएगा। प्रधान की बाद में औरंगजेब के प्रशासन में मिर्जा राजा जयसिंह एक महत्वपूर्ण सेनापति बनते हैं, और सेनापति बनने के बाद आपको दोस्तों पता है कि जब औरंगजेब का समय था, जब मुगल और मराठों के संबंध बहुत काफ़ी बिगड़े हुए थे, तो औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जो सवाई जयसिंह है उसको एक राजनीतिक रूप में, उसको अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं और अपना सेनापति घोषित करते हैं। उसने मराठों पर क्या अभियान के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों जब मराठों पर अभियान किया जाता है, यानी कि सवाई जयसिंह यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, तब शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य 1665 यानी कि 24 जून 1665 में दोनों यानी कि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि होती है दोस्तों, और वो संधि होती है पुरंदर की संधि। तो इसको याद रखिएगा, जब हम एंशियंट हिस्ट्री के पश्चात हम जो मिडवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें आपको जो आपके जो मराठों का उत्कर्ष हम पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहेगा, और जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो पुरंदर की संधि किस किस के मध्य होती है दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है दोस्तों। आप सवाई जयसिंह द्वितीय बोल सकते हो। देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा दी जाती है, और सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी जाती है जयसिंह को। ठीक है। तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 24 जून 1665 को। ठीक है। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब उसको प्रदान करते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय का योगदान मुगल साम्राज्य में बहुत माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो पुरंदर की जो संधि हुई है उसके अंदर क्या क्या शर्तें थी, उन शर्तों की हम बात करेंगे आगे। ठीक है। यानी कि जब एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में जब मिडवल हिस्ट्री में आएंगे तब हम आपको इसको बताएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। सवाई जयसिंह का द्वितीय का योगदान मुगल साम्राज्य में बहुत बड़ा होता है दोस्तों, इसीलिए जो औरंगजेब प्रसन्न होकर इसकी अभियानों और उसकी कार्य को देखते हुए सवाई की उपाधि प्रदान करते हैं औरंगजेब। ठीक है। आमेर रियासत के साथ मुगलों के संबंध अकबर से लेकर औरंगजेब तक बने रहे, यानी कि आमेर रियासत यानी कि कछवा राजवंश है, उसका जो मुगलों के साथ जो संबंध था दोस्तों अकबर से लेकर औरंगजेब तक अच्छे रहे। ठीक है। कहने का मतलब है अकबर के साथ अच्छे संबंध थे, अकबर के साथ जो जहांगीर है उनके संबंध अच्छे थे, फिर शाहजहाँ और औरंगजेब इन चारों के संबंध मध्य जो संबंध थे दोस्तों आमेर रियासत के अच्छे रहे। इसका प्रभाव आमेर रियासत बहुत काफ़ी पड़ता है। कैसे पड़ता है दोस्तों, देखिएगा,
मुगलों ने सामंतों को नियंत्रण में लाने के लिए दोस्तों मनसबदारी प्रथा को आमेर में लागू किया। ठीक है। और जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय दोस्तों एक कवि थे बिहारी, और बिहारी रहते थे, और उन्हें बिहारी सतसई नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी कि जो बिहारी जी थे वो किस किस मुगल किस कछवा राजा के समकालीन थे दोस्तों। आपको बता, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन थे, और उसके दरबार में रहते हुए उन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ भी लिखा था। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी जो राजस्थानी कछवा राजवंश, हम कह सकते हैं राजस्थान की जयपुर या आमेर रियासत पर मुगलों का प्रभाव पड़ा किस किस में। एक तो संस्कृति में, और संस्कृति के मध्य उसका प्रभाव पड़ता है। और जो पेंटिंग थी दोस्तों, यानी कि आमेर की जो पेंटिंग, उसमें भी मुगलों की पेंटिंग की थोड़ी बहुत झलक दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि मुगलों का प्रभाव हमारी संस्कृति और जो पेंटिंग थी उस पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों आमेर रियासत की बात हो गई है। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो मारवाड़ राज्य है, मारवाड़ राज्य और मुगलों के मध्य जो संबंध थे उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा, और जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों उसको लगातार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं मेवाड़ राज्य और मुगल शासन। ठीक है, देखिएगा राजस्थान में मेवाड़ रियासत ने प्रारंभ से लेकर अंत तक मुगलों का विरोध करने वाली पहली रियासत थी। देखिएगा, यानी कि ये एक ऐसी रियासत थी दोस्तों, मेवाड़ रियासत, जिसने लगातार मुगलों के साथ संघर्ष रखा। ठीक है, और उस रियासत यानी कि उनका विरोध भी किया। लेकिन दोस्तों आपको पता है महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों फारुखशेर से कर देता है। ठीक है, तो वो तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में दोस्तों उनके जो मुगल मेवाड़ रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। ठीक है, यद्यपि मध्यस्थता समय यानी कि जो मिडवल जो समय था, ठीक है, ऐसा आया तब, और मेवाड़ के कुछ राजाओं ने मध्यकालीन से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मैंने कहा था अमर सिंह। ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे। किंतु अंतिम समय मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं किए, और हमेशा विरोध की राजनीति को अपनाया। किसने? मेवाड़ रियासत ने। ठीक है, देखिएगा राजा उदय सिंह के समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने, देखिएगा राजा उदय सिंह थे दोस्तों, उनके समय में अकबर की अधीनता स्वीकार करने की मना कर दिया। किसने? उदय सिंह ने। कहने का मतलब है कि राजा उदय सिंह के समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने जिन्हें अकबर की अधीनता की स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अकबर ने यानी कि 1567-68 में दोस्तों मेवाड़ रियासत यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। जब उस वक्त चित्तौड़ का शासक कौन था? राजा उदय सिंह। कब किया था? 1567-68 में। और ये युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों जो राजा उदय सिंह के जो सेनापति थे दोस्तों, एक जैमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यह जो एक अकबर के कलंक साबित होता है दोस्तों, यानी कि उसने निर्दोष जनता की सिर कटवा कर एक मीनार बनवा दी थी। ठीक है, तो वो आगे बात करें, तब इसके कलंक को धोने के लिए दोस्तों अकबर ने जैमल और फत्ता की जो मूर्ति है दोस्तों आगरा के किले पर वो लगा देता है। ठीक है, वो तो आगे हम बात करेंगे। देखिए उदय सिंह की तरफ से जैमल और फतह वीर गति को प्राप्त हो गई, और अकबर का प्रभाव चित्तौड़ पर प्रभावी हो गया, और किंतु शीघ्र ही मेवाड़ पुनः क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों। इसके पश्चात महाराणा प्रताप उनके उत्तराधिकारी बने, और महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तब 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है, एक हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। इसको याद रखिए, 18 जून और 21 जून याद रखिएगा 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह यानी अकबर की सेना के मध्य। ठीक है, बाद में महाराणा प्रताप के कुछ के पुत्र अमर सिंह हुए। उनके समय में मुगल सम्राट औरंगजेब थे। जहांगीर ने उन्हें अपने पुत्र खुर्रम एक उपाधि दोस्तों, ठीक है, जाके आगे नाम होता है शाहजहां, के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान अमर सिंह के खिलाफ भेजा जाता है। तब अमर सिंह ने पहले बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार करता है, यानी पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि
अमर सिंह के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आगे बात करते हैं। अमर सिंह मेवाड़ के पहले शासक जिसने 1615 ईस्वी में जहांगीर की अधीनता स्वीकार की, यानी संधि की, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मेवाड़ रियासत ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि कब करते हैं, 1615 में। इसको मेवाड़ और मुगल संधि कहते हैं। और करने वाला कौन था, अमर सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिसने 1615 ईस्वी में यानी कि मुगलों के साथ संधि कर ली जाती है। ठीक है, इस संधि के अनुसार मेवाड़ रियासत को वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया गया था। लेकिन ये संधि थी दोस्तों, इसमें क्या शर्तें थी, यानी कि मेवाड़ रियासत को वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि मुगल दरबार में मेवाड़ के राजाओं को सेवा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मेवाड़ की शासक के जो पुत्र होते थे, युवराज हुआ करते थे, वो मुगल दरबार में भेजे जाएंगे। और दोस्तों चित्तौड़ की किलाबंदी भी नहीं किया जाए। ये शर्तें थी दोस्तों, क्या क्या, यानी कि मेवाड़ रियासत वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ के जो राजा थे वो मुगलों की सेवा में नहीं जाएंगे, यानी कि सेवा देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक शर्त ये थी कि जो मेवाड़ के शासक हुआ करते युवराज, वो मुगलों के दरबार में भेज जाएंगे और चित्तौड़ की किलेबंदी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये शर्तें थी। मुगलों के खिलाफ शत्रुता कार्रवाई नहीं की, और मुगलों के साथ जो राजपूत रियासत की जो भी राजा है मेवाड़ रियासत, वो उनके साथ एक सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये शर्तें थी दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में। ठीक है, जो अमर सिंह के द्वारा की जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अमर सिंह के पश्चात उसका उत्तराधिकारी यानी कि कर्ण सिंह होता है। और कर्ण सिंह के समय दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर था। और जहांगीर के खिलाफ तब दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, जहांगीर का पुत्र खुर्रम को आगे जाकर शाहजहाँ कहा है, क्योंकि खुर्रम एक उपाधि थी। 1622 में विद्रोह किया, किसके खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ। ठीक है, जहांगीर के खिलाफ तब खुर्रम कर्ण सिंह के साम्राज्य में जाकर शरण प्राप्त की, यानी कि कर्ण सिंह ने जो खुर्रम को क्या देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। तब जाके दोस्तों जो मुगल यानी कि शाहजहाँ मुगल सम्राट बने ना, और मुगलों के साथ कुछ समय के लिए उनके दो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है, कर्ण सिंह के समय उसके उत्तराधिकारी राज सिंह गद्दी पे बैठे, और राज सिंह के समय मुगल सम्राट औरंगजेब थे। इन दोनों के संबंध बिल्कुल शत्रुतापूर्ण बने रहे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, राज सिंह ने अमर सिंह को संरक्षण प्रदान करने के लिए केलवा की जागीर प्रदान की जाती है। देखिएगा जो राज सिंह थे, जो राजसमंद वाले, ठीक है, उन्होंने केलवा की जागीर प्रदान की। इस कार्य में औरंगजेब काफ़ी नाराज होते हैं। तब उनकी उत्तराधिकारी अमर सिंह द्वितीय हुए। अब अमर सिंह ने अपने आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ मिलकर देवारी समझौता किया था 1707 में, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, या कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो या कोई एजुकेशन ग्रुप हो, वहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के पश्चात दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम कल मिलते हैं इसी चैप्टर का अगला टॉपिक। जब तक मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।